हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो कुछ बड़ी होने वाली है। आज की वीडियो को आप स्किप करके ना देखें क्योंकि इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए आज की वीडियो में हम राजपूत राज्य और राजपूत शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तथा उनके पहले के काल था वर्धन काल। वर्धन काल में अंतिम हिंदू सम्राट हर्षवर्धन था, जिसकी मृत्यु 647 ईस्वी में हुई थी। इसी के बाद यहाँ पर छोटे छोटे राज्यों में क्षेत्र बढ़ गया और इसी के समय में एक राजपूत या एक शासक ने राजपूत राज्य की स्थापना की। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। पहले राजपूत राज्य की स्थापना 650 से 1650 ईस्वी के लमसम माना जाता है। हर्षवर्धन की मृत्यु के समय 647 के बाद भारत की राजनीति एकता और पुनः छिन्न भिन्न हो गई। किसी सशक्त केंद्रीय सत्ता के अभाव में विकेंद्रीकरण की भावना प्रबल हो गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप भारत पुनः पुनः छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया था। देश के अन्य हिस्सों की तरह राजस्थान में भी यही हुआ। राजस्थान के छिन्न भिन्न क्षेत्रों में राजपूतों की भिन्न भिन्न वंशों ने अपने अपने राज्य में स्थापित किए। कहने का मतलब है कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद ही ये अलग अलग राजनीतिक छोटे छोटे दलों में उनके सामंतों और उनके कार्यकर्ताओं में छोटे छोटे क्षेत्रों में बढ़ गए और उनका शासन उन्हें संभालने लगा और सशक्त केंद्रीकरण सकता। कहने का कुछ एक व्यक्ति या दूसरा कोई व्यक्ति नहीं था कि वो पूरे क्षेत्र को अपने कब्जे में या अपने शासन या अपने नियमों पर चला सके। वह छोटे छोटे राज्यों में बढ़ चुका था और उसके परिणाम स्वरूप भी यहाँ पर विदेशी आक्रमणकारी तुर्क, मुगल, पठान आदि ने भी यहाँ पर आकर आक्रमण किया और अपने अपने हिस्से की भागीदारी निभाई। इस प्रकार से आगे की वीडियो चलती है। अब राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में कहा जाता है कि अलग अलग शब्दों में अलग अलग भाषाओं में बताया गया है और अलग अलग लेखकों द्वारा ये समझाया गया और इतिहासकारों के द्वारा बताया गया। जैसे कर्नल जेम्स टोड पृथ्वीराज राष्ट्र में अलग बताया गया है, कनिंघम ने अलग बताया है, शिशान ने अलग बताया, वंश भास्कर ने अलग बताया, अलग अलग बताते हैं। जबकि राजपूत राज्य की उत्पत्ति हम राजपुत्र से मतलब है। अब राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, जो कि आने वाले समय में या राजा की मृत्यु के बाद ही वह उसका उत्तराधिकारी बनता था। राजपूत यानी राजपुत्र का शब्द का अम्बरंश राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध है। अम्बरंश का मतलब होता है, आप भी समझ गए होंगे, अम्बरंश का मतलब होता है संस्कृत के शब्दों से मिलकर बना हुआ है राजपुत्र। इस संबंध में अलग अलग वैज्ञानिकों का या इतिहासकारों का मानना है कि राजपूत इस वंशज के हो सकते हैं। ये एक इतिहासकारों का मानना है। शक कुषाणों के वंशज कर्नल जेम्स टोड, यूची कुषाणों के वंशज कनिंघम, अग्निकुल सिद्धांत पृथ्वीराज रासो, जो चंद्रप्रधाई, हमीर रासो, सारंगधर, नव शशांक चरित्र, पद्मगुप्त परिमल, शिशान, प्राचीन ब्राह्मण वंशज दशरथ शर्मा वंश, विश्व ब्रह्म शंकर पाठक, प्राचीन क्षेत्रीय वंशज जे.एच. ओझा, सी.वी. वैद्य आदि वे हैं जिन्होंने राजपुत्र या राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग बताया गया है। जबकि कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का पितामह या जनक कहा जाता है। उसके अनुसार शक कुषाणों के वंशज हो सकते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति इनसे हुई है, एक कर्नल जेम्स टोड का मानना है। जबकि यूची कुषाणों के वंशज कनिंघम जी कुषाण जाति के मूल वंशज या जाति थी, वो यूची थी, जिनका शीतियन से मूल निवास उनका शीतियन था कुषाणों का। अग्निकुल सिद्धांत एक अलग ही सिद्धांत है, जिसके बारे में मैं भी आपको डिटेल में बताने वाला हूँ इस टॉपिक के बाद। ये अलग तरह का टॉपिक है जिसके अनुसार मुनि वशिष्ठ ने अपने यज्ञों द्वारा अलग अलग करके 4 जातियों या 4 शासकों का उत्पत्ति हुई इस यज्ञ से और उनमें सबसे बाद में चौहान हुआ, जो चौहानों ने ही राजपूत राज्य के वंश माने जाते हैं। यह अग्निकुल सिद्धांत का वैज्ञानिक पंडितों द्वारा माना जाता है। अग्निकुल सिद्धांत पृथ्वीराज राष्ट्र से संबंधित है, जिसमें चंद्रप्रधाई ने बताया कि इस प्रकार से दक्षिणी पर्वत श्रृंखला मुनि वशिष्ठ ने यज्ञ करके उन्होंने 4 शासकों की उत्पत्ति की है। हमीर रासो के लेखक है सारंगधर और नव शशांक चरित्र के पद्मगुप्त परिमल है और शिशांक एक अलग ही है। और प्राचीन ब्राह्मण वंशज यानी मुनि वशिष्ठ और गुप्त आदि अलग अलग मुनि और ब्राह्मण हुए हैं, जिनके मानना है कि राजपूतों की उत्पत्ति इस कारण हुई है। इनमें मुख्यतः दशरथ शर्मा और विश्व ब्रह्म शर्मा पाठक है। और प्राचीन क्षेत्रीय वंशज कहने का मतलब
उस समय जो राजा हुए थे उनके वंशज या उनके राज्य या शासन काल में जो लेखक होते थे, उनका भी मानना है कि क्षत्रियों का के प्राचीन क्षेत्रीय क्या ना शुरू से ही अलग ही समाज या अलग ही जाति रही है जो राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। ये इनमें मुख्यतः J.H. ओझा और सी वैद्य, इनका मानना है कि शुरू से ही क्षेत्रीय राजपूत राज्य अलग ही शासकों का अलग ही जाति या समाज रहा है, किसी अन्य जाति से उत्पत्ति नहीं हुई है इनकी, यह मानना है। जबकि मैंने अनेक इतिहासकारों का मानना, जबकि विदेशी इतिहासकारों ने भी बताया, इसके बारे में डिटेल दी गई है यहाँ पर। विदेशी इतिहासकारों ने राजपूतों की विदेशी जातियों की संतान माना है। कहने का मतलब विदेशी शासकों के इतिहासकारों ने ये बता दिया है कि ये अलग से, यानी कहने का मतलब बाहर से आए हुए हैं। जबकि भारतीय इतिहासकारों ने देशी जातियों का वंश मानते हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस वर्ग में देशी विदेशी दोनों ही जातियों का मेल है। परिवर्तित ग्रंथों में राजपूतों की 36 शाखाओं का उल्लेख मिलता है। राजपूतों की महत्वपूर्ण राजपूत और राजवंश है चौहान, प्रतिहार, परमाल, चालुक्य, राठौर, गुलोत, कच्छा, भाटी, तोमर आदि है। क्या है परिवर्तित ग्रंथ? मुख्य ग्रंथ तो 4 प्रकार के होते हैं। परिवर्तित ग्रंथ इस प्रकार के ग्रंथ होते हैं जिनका मानना होता है कि क्षेत्र के अनुसार जो अपनी भाषा या अपना अलग ही धर्म गुण मानते हैं और उनमें उनके बारे में बताया जाता है, उनको परिवर्तित ग्रंथ बोलते हैं। जिसमें 36 शाखा बताई गई है राजपूतों की अलग अलग से। और विदेशी इतिहासकार तो विदेशी मानते हैं और स्वदेशी इतिहासकार स्वदेशी जातियों का ही मानते हैं। कहने में अपने अपने इतिहासकारों के ऊपर डिपेंडेड है स्वयं के हिसाब से। जैसे कि हम मानते हैं कि हमारा गांव मनोहरपुरा है, यहाँ तक केवल मनोहरपुरा में सीमित है। जबकि राजपूत या राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान मनोहरपुरा किसका भाग है, अजमेर किसका भाग है, राजस्थान का किसका भाग है, भारत का है। इस प्रकार से इसमें समझाया गया है कि विदेशी तो विदेशी मानते हैं और देशी इतिहासकार इसके अपने ही क्षेत्र के मानते हैं। ये अपने अपने ऊपर डिफेंडेड है, एक इतिहासकारों का मानना है। अग्निकुल सिद्धांत, जिस सिद्धांत ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी बनता है कि अग्निकुल सिद्धांत किससे संबंधित है या कौन सा है। ये एक चंद्रबदाई ने लिखा है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। सबसे शॉर्टकट तरीके में जो इस प्रकार से हो सकता है कि बारे में सीधा साफ बताएंगे कि जो मुनि वशिष्ठ ने जो यज्ञ किया था इसमें जो 4 जाति है या 4 शासक निकले थे, उनमें से स्वयं चौहान व उन चारों की उत्पत्ति है, उनसे मिलाकर उन्होंने धरती की सुरक्षा के लिए ये यज्ञ किया था। उनकी सुरक्षा के लिए 4 जातियाँ 4 महान शासकों ने इस पर जन्म लिया। उनके जन्म होने के बाद उन्हें सबसे लास्ट में चौहान हुआ। तीन ने तो उससे पृथ्वी रक्षा नहीं कर सकी और चौथा इसकी रक्षा कर सका है। इसके बारे में फुल इम्पोर्टेंट है। अग्निकुल सिद्धांत, सबसे पहले चंद्रबदाय ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज राजसूय से अग्निकुल सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार अग्निकुल वंश के 4 राजपूतों परमाल, चालुक्य, परिहार व चौहान है। अग्निकुल सिद्धांत का साथ जब पृथ्वीराज राजसूय ने मलिच्चों से क्लांत हो उठी तो आबू पर्वत दक्षिण राजस्थान पर मुनि वशिष्ठ द्वारा किए गए यज्ञ के अग्निकुंड से 4 योद्धाओं को क्रमशः पैदा किया गया। पहले परमार, चालुक्य, परिहार सर्जन किया गया है। जब इनमें से कोई भी राक्षसों को नष्ट नहीं कर सका वह चौहान का सर्जन किया गया था। अग्निकुल सिद्धांत जिसमें चंद्रबदाई ग्रंथ पृथ्वीराज राजसूय से संबंधित ये इसके अनुसार है कि वशिष्ठ ने ऐसे ऐसे किया है, लेकिन ये सिद्धांत अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग तरीके से बताया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार इनमें 4 जातियाँ 4 शासकों ने इस पर किया है। ये तो परिहार और चौहान। जो चौहान सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसके अंदर, जिसने मलिच्चों से यानी राक्षसों से धरती की रक्षा की तो चौहानों ने की है। ये इसका अपभ्रंश है जो चौहान लिखा हुआ है यहाँ पर। मलिच्चों एक शब्द आया है इसके अंदर, एक और इम्पोर्टेंट शब्द बनता है ये मलिच्चों से क्लांत हो उठी। मलिच्चों से क्लांत हो उठी का मतलब होता है कि मलिच्चों यानी राक्षसों का समूह या एक जाति है जो कि पृथ्वी पर अन्य जातियों को परेशान या हाहाकार मचा रखी है, उनके ऊपर अत्याचार कर रही है। उनसे रक्षा के लिए मुनि वशिष्ठ ने आबू पर्वत दक्षिणी राजस्थान पर, कहने का मतलब अरावली पर्वतमाला पर यज्ञ किया है। यज्ञ का मतलब आपको समझ में आ गया है कि अभी वर्तमान समय भी कुछ मुनियों द्वारा यज्ञ कुंड किए जाते हैं, जिसके अंदर घी, लकड़ियाँ आदि की पूर्ति की जाती है और जिसमें अन्य एक या एक से ज़्यादा ब्राह्मण मिलकर उस अग्निकुंड को शामिल करते हैं। इस प्रकार से आपको समझ में आ गया कि अग्निकुंड क्या होता है। अग्निकुंड में योद्धाओं को शक्ति, कहने वो भगवान को शक्ति उत्पादन करते हैं कि हम जो भी अग्नि या कुंड करते हैं उनसे देवताओं की शक्ति में आपूर्ति या वृद्धि होती है या अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम यज्ञ करते हैं।
लेकिन यहाँ पर इन्हें दूसरों की इच्छाओं के लिए मुनि वशिष्ठ ने यहाँ पर यज्ञ किया, जिसे अग्निकुल सिद्धांत कहा जाता है। कहने को आग से उत्पत्ति होती है किसी कुल या समाज के बारे में, आग से उत्पत्ति हो रही है, कहना अग्निकुल। यहाँ पर अग्निकुल सिद्धांत से आपको पता चल रहा है कि अग्नि प्लस कुल हो रहा है। अग्नि तो फिर आग हो जाएगी, कुल में से वंशज, जाति आदि हो सकता है। इससे इस सबसे हमें पता चल रहा है कि जिस वंशज या जिस कुल या समाज की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है, अग्नि में से हुई है, उसे अग्निकुल कहते हैं। और उसको जो सिद्धांत है उसके बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है उसे सिद्धांत बोल सकते हैं। ये एक प्रकार से अग्निकुल सिद्धांत के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो इसके बारे में आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है या पेपर में इम्पोर्टेंट। वीडियो को लाइक एंड कमेंट एंड शेयर करते हैं। हम जो भी वीडियो बनाते हैं केवल लाइक और कमेंट के लिए ही बनाते हैं, क्योंकि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपसे आशा भी करते हैं कि हमारी वीडियो आप लाइक करें या कमेंट करें, इसलिए वीडियो को लाइक और कमेंट करते हैं। अब चलते हैं आगे के टॉपिक के तरफ। चाहवान या चौहान, मैंने बता दिया चाहवान या चौहान वंश शब्द के कारण क्या है कि यह तो चाहवान तो एक ब्रंश भाषा का शब्द है चाहवान, जबकि ये हमारे मूल भाषा हिंदी का चौहान शब्द है। इसके बारे में डिटेल में बताया गया है कि इस वंशज का आदि पुरुष चाहवान नामक व्यक्ति था। चाहवान व्यक्ति नाम, इसके नाम पर इस वंश का नामकरण हुआ है चौहान। कहना चाहवान वंश की उत्पत्ति हुई है चाहवानों से, आदि के बारे में बताया गया है। चाहवान या चौहान के मूल स्थान के विषय में कई तरह के मत मिलते हैं, जिनमें सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत यह है कि चौहान जांगल देश यानी बीकानेर, जयपुर, उत्तरी मारवाड़ के रहने वाले थे। उनके राज्य का केंद्रीय भाग था सपदालक्ष यानी सांबर, जिसकी पृथ्वीराज विजय और शब्द कुलद्रुम कोश से प्रमाणित होता है। इनकी राजधानी का नाम था छत्रपुर नागौर। राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न चौहान वंशजों ने शाकंभरी यानी सांबर, नाडोल, जालोर, रणथंभौर, सिरोही, हाड़ौती में स्थित अपनी राजधानी को आधार बनाकर राज्य की इनमें शाकंभरी अजमेर के निकट का चौहान राज्य सबसे महत्वपूर्ण था। इस टॉपिक के अंदर आपको बताया गया है कि चौहान राज्य के वंशज यानी वंशजों की मूल उत्पत्ति के बारे में तो कोई फिक्स पता नहीं है, नहीं कोई इतिहासकारों का ये कहना है कि वहाँ से हुई है, लेकिन ये वो से इतिहासकारों ने बताया जांगल देश वर्तमान में बीकानेर व जयपुर व उत्तरी मारवाड़ की क्षेत्र को कहा जाता है जांगल देश। प्राचीन समय में इस पूरे क्षेत्र को जांगल देश के नाम से ही जाना जाता था। और इस उनके क्षेत्र, उनकी जातियों ने अलग अलग वंश, अलग अलग तरह के राज्य की स्थापना की है। उनके अंदर नाडोल, जालोर, रणथंभौर, सिरोही, हाड़ौती स्थित है। छत्रपुर उनकी मुख्य राजधानी रहा करती थी और इनमें अलग अलग कोश यानी कल्पद्रुम आदि सिद्धांतों के बारे में भी बताया गया है। और सांबर कहना मतलब उनके राज्य क्षेत्र या उनके राज्य का साम्राज्य बनाया था, उनके सबसे केंद्रीय भाग है सपदालक्ष, जो वर्तमान समय में नागौर के नाम से भी जाना राजधानी सपदालक्ष यानी सांबर था और छत्रपुर को उनकी राजधानी बनाई गई थी। इस प्रकार से हमें पता चलता है कि चौहान या चाहवान के वंशज मूलतः राजस्थान के निवासी थे। वे अन्य क्षेत्रों में या अन्य उसके पड़ोसी क्षेत्रों में इन्हें अधिकार नहीं किया और केवल मूलतः राजस्थान में अपने साम्राज्य की स्थापना कर सके हैं। उन्हें कोई राजस्थान के बाहर बड़ा साम्राज्य की स्थापना नहीं होती है, क्योंकि उनके क्षेत्रों में नाडोल, जालोर, रणथंभौर, सिरोही, हाड़ौती में स्थित जो वर्तमान राजस्थान में ही पाए गए हैं। शाकंभरी भी अजमेर के निकट का एक राज्य है, जो छोटा सा है। इस प्रकार से इसके बारे में जानकारी मिलती है हमें। और इसके में एक क्वेश्चन भी बनता है कि चौहान या चाहवानों की उत्पत्ति के बारे में क्या कहा जा सकता है, आदि के बारे में बताया गया है। और इसके प्रमाणित लक्ष्य है कल्पद्रुम विजय और पृथ्वीराज विजय। ये दो प्रमाणित कोश है जिनके बारे में जानकारी मिलती है कि यहाँ पर चौहान राज्यों की स्थापना या उनकी क्षेत्र आदि के बारे में पता चलता है कि इनका राज्य इतना बड़ा हो सकता था, आदि के बारे में ये जानकारी दी गई है। इसलिए हम आगे की टॉपिक की ओर बढ़ते हैं कि उन्होंने कौन सी राजपूत की 36 शाखाओं में से एक शाखा चौहान राज्य के बारे चौहान शाखा के बारे में पढ़ रहे हैं। चौहान शाखा के अंदर सबसे बड़ा शाकंभरी शाकंभरी राज्य के शासनकाल, उनके योद्धाओं, उनके राजाओं के बारे में अब डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं हम। शाकंभरी में तो वसुदेव हुआ था, राज हुआ था, अजय राज हुआ था, पृथ्वीराज तृतीय हुआ था, विग्रहराज चतुर्थ हुआ था। ये मुख्य इंपॉर्टेंट शासक है जिनके शासनकाल में शाकंभरी की उत्पत्ति या विकास क्षेत्र बड़ा है और उनके साहित्य, विज्ञान, ज्योतिष, अर्थव्यवस्था आदि के बारे में आदि में विकास हुआ है।
और पहला शासक है शाकंभरी। पहला शासनकाल है शाकंभरी। शाकंभरी का चौहान राज्य का संस्थापक वासुदेव है, जिसका समय 551 ईस्वी के लगभग अनुमानित किया जाता है, जिससे अपने राज्य को सांबर से सुदृढ़ बनाया है। वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण कराया है। पहले चौहान प्रत्यार्य के सामंत थे, परंतु गुहिक जिसने हर्षनाथ हर्षक मंदिर का निर्माण कराया। स्वतंत्र शासकों के रूप में उभरा। इसी वंश के चंद्रराज की रानी रुद्राणी योगिन क्रियाओं में निपुण थी। वह प्रतिदिन पुष्कर में 100 दीप जलाकर महादेव की उपासना करती थी। बाद के शासकों में अजयराज, अरण्यराज, विग्रहराज, अपारगंगे, पृथ्वीराज, सोमेश्वर, पृथ्वीराज महत्वपूर्ण शासक हुए हैं। हम इसके बारे में बता रहे हैं कि अभी इसके बारे में पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि शाकंभरी के चौहान राज्य की संस्थापक या स्थापना या जनक किसे कहा जा सकता है, तो वह वासुदेव ने 551 ईस्वी में इसकी अनुमानित है। एक फिक्स नहीं, डिटेल में या फिक्स कहीं लिखित अनुमानित नहीं हुआ है कि वासुदेव ने इस राज्य की स्थापना की है। एक अनुमान लगाया गया है कि 551 ईस्वी में वासुदेव ने की है। इसके बाद इसने अपने शासनकाल की बढ़ती और विजय प्राप्त करी। उन्हें सांबर तक अपने राज्य को सुदृढ़ या मजबूत बना दिया था। और इन्हें सांबर झील का निर्माण भी कराया है। और ये प्रत्यार सामंत थे, क्या नाम, प्रत्यार गुर्जर के इन्होंने सामंत बनाया हुआ था। और हर्षनाथ ने मंदिर का श्रेय निर्माण करवाया है शासकों में। इसी वंश के एक चंदन राज की पत्नी रानी थी रुद्राणी। इसमें एक महत्वपूर्ण क्रिया करती है, वह है योगिक क्रिया। योगिक क्रिया के बारे में बता दूँ, ये एक शिव से संबंधित है और इसी बारे में शिव की पूजा उपासना की जाती है। तो अलग अलग तरीके से, जैसे कोई तो दंडवत प्रणाम करता है, कोई रोज फूल अर्पित करता है, माला अर्पित करते हैं, कोई उसके संबंधित, कहने वाले शिव से संबंधित ही पूजा की सामान्य से इसकी पूजा करते हैं, उपासना करते हैं अलग अलग तरीके से। और महादेव होते हैं। इसके आपको ध्यान रखना है कि योगिक क्रिया किससे संबंधित है, महादेव से संबंधित है। और इसके बाद के शासक हुए हैं जिन्होंने के बारे में बताया गया है यहाँ पर कि बाद में शासक तो अजयराज हुआ है, अरण्यराज हुआ है, विग्रह चतुर हुए, प्रागंगे हुए हैं, पृथ्वीराज द्वितीय हुआ है, सोमेश्वर और पृथ्वीराज तृतीय महत्वपूर्ण शासक है। मीन्स आपको सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट शासक है पृथ्वीराज तृतीय, जो कि इन्हें मोहम्मद घोरी से इनका युद्ध भी हुआ है। और इन्होंने 21 बार, क्या नाम है, चंद्र बदाई के अनुसार 21 बार इन्होंने युद्ध किया था। ये एक इम्पोर्टेंट शासक है, अधिकतर इतिहास से संबंधित शासक पृथ्वीराज तृतीय। अगला शासक है अजयराज। अजयराज का शासनकाल या शासन के संबंधित 1105 से 1133 ईस्वी में माना जाता है कि इसके शासनकाल इसने यहाँ तक किया है। 1105 में उन्होंने वहाँ की यह माना जाता है कि अजयराज ने 1105 ईस्वी में शाकंभरी यानी सांबर की गद्दी पर बैठा और अपने शासनकाल में लग गया। और इसका शासनकाल 1133 ईस्वी तक माना जाता है। पृथ्वीराज का पुत्र अजयराज 12वीं सदी के एक महत्वपूर्ण शासक साबित हुआ है। इसने मालवाई परमार शासक नरवर्मन को अवंती नदी के किनारे हराकर अपने राज्य की सीमाएं मालवा तक बढ़ा ली। और पृथ्वीराज विजय के अनुसार उन्होंने गजनी की सेना को भी परास्त किया है। अजयराज ने अपने राज्य की रक्षा के लिए 1113 ईस्वी में अजमेरू नगर के चौहान स्थापना करके वहाँ तारागढ़ नामक किले का निर्माण कराया। अजयराज ने अजमेरू को चौहान साम्राज्य की राजधानी बनाई। उसने अजय प्रियदर्मा नामक के सिक्के जारी किए हैं। उसके राज्यकाल में धर्म, सहिष्णुता और विद्या की प्रगति से उस समय की सांस्कृतिक महत्व का अनुमान लगाया जाता है। ये इसके अंदर किताबों के अंदर बताया गया है। अब मैं इसके बारे में डिटेल में आपको बताता हूँ। और लिखा हुआ है, पृथ्वीराज किसका पुत्र था? पृथ्वीराज का पुत्र था अजयराज। क्या पृथ्वीराज द्वितीय का पुत्र था अजयराज। इन्हें 12वीं सदी में गद्दी पर बैठा था। और उन्होंने कौन से शासकों को हराया है? मालवाई परमार नरवर्मन को हराकर अवंती नदी के किनारे हराकर अपनी राज्य सीमाएं बढ़ाई है। पृथ्वीराज विजय के अनुसार उसने गजनी की सेना से भी परास्त किया है। पृथ्वीराज विजय के अनुसार गजनी की सेना से भी परास्त किया है। कहने वाला तो पृथ्वीराज विजय एक लेखक का पुस्तक है। और अजयराज ने अपने राज्य की रक्षा के लिए 1113 ईस्वी में अजमेरू के नगर के चौहान राज्य की स्थापना की है। इसके बारे में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है अजयराज अजमेर यानी अजमेर के चौहान वंश की स्थापना किसने की? अजयराज ने किया। वो भी कब की है? 1113 ईस्वी में की स्थापना उसने। वो भी तारागढ़ किले के निर्माण के अंदर की है। अजयराज ने
अजमेर के चौहान राज्यों की स्थापना राजधानी बनाई है, अजमेर को बनाई है। उसने अपनी एक रचना लिखी है, अजय प्रिय दमन, जिनके सिक्के जारी किए गए उन्होंने अजमेर में किए हैं। और उनके शासनकाल में धर्म, सहिष्णुता और विद्या की प्रगति के बारे में सांस्कृतिक महत्व का अनुमान लगाया जा सकता है कि इसके काल में बड़ा होगा। धर्म यानी जो लोग धर्म के अनुसार चलते गिरे, अपने कर्म को ही एक अनुमान के अनुसार धर्म मानकर चलते हैं। सहिष्णुता यानी भाईचारे, एक दूसरे से प्रेम व्यवहार, सहिष्णुता आदि के बारे में जानता है। जबकि सहिष्णुता के कारण ही अकबर ने पूरे भारत पर अपना शासन राज्य की स्थापना की है, वह एक सहिष्णुता। और विद्या की प्रगति के नाम, विद्या के क्षेत्र में उन्होंने विद्यालय की स्थापना की है, अलग अलग गुरुकुल आश्रम आदि के बारे में प्रगति की है। वो इसके अंदर एक शब्द आया है सांस्कृतिक। सांस्कृतिक का मतलब आप समझते हैं कि संस्कृति से संबंधित, कहने मतलब हमारे संस्कृति में धर्म, विद्या, सहिष्णुता, अपने गुण, रहन सहन, वेशभूषा सभी आते हैं कि हमारी संस्कृति। उस समय की संस्कृति के बारे में 3 चीज़ों पर निर्भर, एक तो धर्म, सहिष्णुता और विद्या पर। कहने का मतलब अजयराज के समय में उसके धर्म में भी बढ़ोतरी हुई है। सहिष्णुता यानी आपसी भाईचारे, कहना हिंदू मुस्लिम आदि जाति के भेदभाव नेता, केवल वह सभी में समान कानून लागू करता था। और विद्या की प्रगति के बारे में मैंने बताया है कि विद्या की प्रगति के अंदर उन्होंने विद्यालय, आश्रम आदि का निर्माण किया और उसके समय अलग अलग जगह से विद्यालय से छात्र पढ़ने आते थे आदि। अरण्यराज का शासन 1133 से 1153 ईस्वी में माना जाता है। यह अजयराज के बाद का चौहान राज्य का शासक बना है। इसका पुत्र नहीं है, आपको बता दूं, शासक बना। अजयराज के बाद में अरण्यराज चौहान राज्य का शासक बना। उसकी विवाद चालुक्य सोलंकी राजा जयसिंह की पुत्री से हुआ है। उसने अजमेर के निकट सुल्तान मोहम्मद की सेना को हराया। उसने तुर्कों को परास्त करके चौहान राज्य की सीमा का सिंधु तथा सतलज नदी तक विस्तार किया है। अरण्यराज के शासनकाल की समाप्ति उनके बड़े पुत्र जगदेव ने की है। क्या मतलब अरण्यराज जिस प्रकार पृथ्वीराज तृतीय भी चौहान शासन काल में महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार अरण्यराज भी एक शासन है, क्योंकि उसने पितृहत्या यानी अपने पिता की हत्या कर दी थी। इसी के कारण ही अपने विवादास्पद रहा और इसी के समय में राजा जयसिंह की पुत्री से विवाद भी रहा है और एक महत्वपूर्ण शासक है, एक विवादास्पद रहा है। इसके अंदर इसके शासनकाल में उन्होंने विवाद किया कि अपने परिवार से ही संबंधित झगड़े चालू किए इन्हें। इसके बाद इसका विवाद मुख्यतः एक चालुक्य वंश सोलंकी राजा जयसिंह की पुत्री से हुआ है और एक अजमेर के निकट था मोहम्मद गजनी जो है कि सुल्तान था, उससे हरा है, उसकी सेना को हरा है, ऐसा माना जाता है। लेकिन इसमें एक बड़ा कांड भी किया हुआ है इसने, हुआ पितृहंता, पितृघात। कहने पिता से संबंधित कोई भी घात या कहने मतलब पिता से धोखा कर सकते हैं। कहने मतलब यह पिता धोखा या पिता की मृत्यु या पिता को हानि पहुंचाने की कोशिश की है ना अरण्यराज ने। और अरण्यराज ने अरण्यराज की मृत्यु हुई है जगदेव ने की है, बड़े पुत्र जगदेव। अरण्यराज का बड़ा पुत्र जगदेव, इनकी मृत्यु का मुख्य कारण जगदेव राज, उन्होंने इन्हें अरण्यराज को मारा है क्योंकि वह अपने पिता से संबंधित है और अरण्यराज ही से संबंधित रहा है। विग्रहराज चतुर्थ जिसे विशल देव भी कहा जाता है और 1153 से 1163 तक न शासन का काल किया है। जगदेव के आपातकालीन शासन के बाद विग्रहराज चतुर्थ ने राज्य की सत्ता संभाली। इसमें एक शब्द आया आपातकालीन। आपातकालीन का मतलब होता है अचानक। कहने का मतलब उन्होंने अपने पिता की हत्या करते ही, जगदेव पिता की हत्या करते ही अपनी शासन की बागडोर संभाली। अचानक कहने में कोई चीज़ होती है तो आपातकालीन मानी जाती है, एकदम से अचानक। जिस प्रकार में कोई सरप्राइज देता है वो भी एक तरह से अचानक ही होता है, उसी प्रकार एक आपातकालीन भी उसी तरह की चीज़ है। आपातकालीन राजनीतिक के अंदर 4 प्रकार के आपातकालीन लगाए जा सकते हैं, वो एक राजनीतिक टॉपिक है। लेकिन यहाँ पे आपातकालीन से अचानक, जैसे अचानक कोई युद्ध होता था वो आपातकालीन होता है। जगदेव ने अपने पिता की हत्या करके अचानक ही गद्दी भी संभाल ली, लेकिन उसने ज़्यादा समय तक शासनकाल नहीं किया और जगदेव को राज्य से हटा दिया गया या उसकी मृत्यु कर दी गई। उसके बाद विग्रहराज चतुर्थ ने अपनी शाकंभरी राज्य की सत्ता संभाली है, जो उसका नाम था एक विशल देव से उस नाम से जाना जाता है। उन्हें सत्ता ने 1153 में संभाली है। सत्ता संभालने का
सत्ता संभाली। जगदेव के पातकालीन शासन के बाद विग्रहराज चतुर्थ ने चौहान राज्य की सत्ता संभाली। वह एक प्रतापी शासक था। कैसा था? एक प्रतापी, कहने का मतलब प्रतापी एक योद्धा था, कहने वाला ऐसे डरपोक या इधर गिरत नहीं, एक शासन, एक जिगर वाला कहते हैं ना, एक जिगर वाला था। और उसका शासनकाल शाकंभरी के चौहान वंशज का स्वर्णिम काल माना जाता है। स्वर्णिम काल, जिस प्रकार हर्षवर्धन या हर्ष का काल, हर्ष शासन के अंदर जिस प्रकार हर्षवर्धन का काल माना था, उसी प्रकार पूरे चौहान राज्य के अंदर विशल देव का एक स्वर्णिम काल यानी सोने की तरह होता है। जिस प्रकार किसी राज्य में विद्या, सांस्कृतिक, संस्कृति, धर्म, गुण, सुख, संपदा, सभी प्रकार के शासनकाल से सभी प्रकार से आदमी सुखी संपदा हो, विद्या भी निर्भर हो, उनमें सभी का विकास हो रहा हो, उसका शासनकाल स्वर्णिम काल कहा जाता है। हर तरीके से विकास और अपना साम्राज्य की बढ़ोतरी होती हो, उसके काल को स्वर्णिम काल कहा जाता है। तो विशल देव के समय में ही ऐसा ही हुआ। शाकंभरी राज्य की सीमाएं बहुत बड़ी, दूसरी जगह साम्राज्य तक बढ़ती गई और विद्या, अर्थशास्त्र, सिक्के और आदमियों को रोजगार आदि में बढ़ोतरी हुई है। और बिचौलिया जो मेवाड़ है, शिलालेख के अनुसार उसने गढ़वाल शासक विजय चंद्र को हराकर दिल्ली पुनः अधिकार कर लिया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसके अंदर एक सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए, शासन शाकंभरी के चौहान वंश का स्वर्णिम काल क्यों कहा जाता है? बिचौलिया के मेवाड़ शिलालेख के अनुसार उसने गढ़वाल शासक विजय चंद्र को हराकर दिल्ली पुनः अधिकार कर लिया था। कहने का इस समय तक कोई पठान या मुगलों ने यहाँ पर दिल्ली तक शासन नहीं किया, भारत पर आक्रमण नहीं किया था, या राजस्थान के क्षेत्रों पर उन्होंने आक्रमण नहीं किया था, अभी पठान नहीं आए थे इस समय। और बिचौलिया वर्तमान के अंदर भीलवाड़ा में स्थित है। गढ़वाल तो आपको पता है, गढ़वाल एक सामाजिक जाति है, जिस प्रकार चौहान है उसी प्रकार गढ़वाल भी एक शासकीय जाति है। विजय चंद्र को दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया था। क्या हम शाकंभरी पर विशल देव के समय शाकंभरी के शासकों ने दिल्ली पर अधिकार किया था और पृथ्वीराज तृतीय तक इसका शासन काल रहा। और पृथ्वीराज तृतीय की मोहम्मद गौरी से हार होने के बाद ही उन्हें दिल्ली छोड़ दी और चौहान साम्राज्य का पतन होता चला गया। पुनः अधिकार कर लिया और दिल्ली पर विजय प्राप्त हुई। चौहान, सांबर, अजमेर दिल्ली के शक्तिशाली साम्राज्य स्वामी बन बैठे। और इसी प्रकार तुर्क मुसलमानी आक्रमणकारियों ने देश की रक्षा का भार उनके कंधों पर आ पड़ा है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उस समय जब दिल्ली पे जिसका शासन होता था, वो उन्होंने विदेशी शासकों से आदेश से उनका सुरक्षा का भार उनके ऊपर आता था। इस समय इनका शाकंभरी मुसलमानों या पठानों या मोहम्मद और गजनी से इनका भारत की रक्षा, इस क्षेत्र की रक्षा का भार था शाकंभरी यानी सांबर के शासकों पर था। और विशल देव एक शक्तिशाली साम्राज्य स्वामी बन गया था। उन्होंने तुर्कों से भारत की रक्षा की। उस समय तक विशल देव शासक रहा है। विग्रहराज चतुर्थ को यह श्रेय है कि उसने तुर्कों के विरुद्ध युद्ध किए और कपिते हिंदू राजाओं और गजनी राज्य से मुक्ति दिलाई। उसने पाली, जालोर, नकडोल पर अधिकार कर चालुक्य सोलंकियों से अपने पिता की हार का बदला लिया और उसने झांसी को भी जीता। उसके साम्राज्य में पंजाब, राजपूताना, पश्चिम उत्तर प्रदेश के अनेक भाग शामिल थे। विग्रहराज ने एक अच्छा सेनाध्यक्ष, मंदिरों का निर्माता व साहित्य प्रेमी था। इम्पोर्टेंट बनता है यहाँ से एक क्वेश्चन भी बनता है कि विशल देव ने किनको हराया? एक तो चालुक्यों को हराया। चालुक्यों को हराकर अपने पिता की हार का इन्होंने बदला लिया है। अपने आप में ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और उन्होंने किनसे अपने देश की, अपने इस क्षेत्र की रक्षा की है? तो उन्होंने की है गजनी मोहम्मद से की है। उनका क्षेत्र रहा, उनका राज्यकाल रहा। इसमें सोलंकी से किन क्षेत्र को जीता था? उनमें जीता गया पाली, जालोर और नटकोल अधिकार आदि पर चालुक्यों ने सोलंकी से अपने पिता की हार का बदला ले लिया था। ये क्षेत्र जीते हैं। और उनके एक गुण है कि विशल देव या विग्रहराज चतुर्थ के गुण कौन था? एक अच्छा सेनाध्यक्ष, क्या सेना को संभालने, सेना को ऑर्डर या आदेश देता था कि किस प्रकार से सेना का संचालन किया जाए, किस प्रकार से उन सेना के टुकड़ों को बांटा जाए, किस तरह से युद्ध की पद्धतियों से इनका निर्माण किया जाए। और मंदिर निर्माता, मंदिर का उन्होंने इसके शासन में बहुत से मंदिरों का निर्माण हुआ है। और साहित्य प्रेमी, कहने हुआ खुद की रचना, उसमें भी एक रचना था और उसने साहित्य पढ़ता था, क्या आदि पढ़ता था।
उसी से अजमेर की समृद्धि का अधिकांश श्रेय उसने अजमेर में संस्कृत विद्यालय की स्थापना के बाद में इसी विद्यालय को तोड़कर ऐबक प्रसिद्ध 2.5 दिन का झोपड़े की मस्जिद बनाया है। यह वर्तमान में अभी भी इतिहास के अंदर मौजूद है। संस्कृत विद्यालय की स्थापना किसने की है? तो विशल्य विग्रह चतुर ने किया। और इसी को तोड़कर किसने 2.5 दिन का झोपड़ा है, 2.5 दिन की मस्जिद बनाई है? तो वो ऐबक ने बनाई है। ये इतिहास का वर्तमान पेपर या वर्तमान परीक्षाओं के अंदर भी एक क्वेश्चन बनता है, इम्पोर्टेंट है कि अजमेर में संस्कृत विद्यालय की स्थापना, संस्कृत विद्यालय और 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद वो दोनों एक चीज़ है, लेकिन इसकी स्थापना इनका निर्माण काल अलग अलग है। क्या नाम? संस्कृत विद्यालय की स्थापना तो विग्रह चतुर या विशलदेव ने की है, लेकिन 2.5 दिन की झोपड़े की स्थापना ऐबक ने की है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। विग्रह चतुर विशलदेव ने बिशलपुर कस्बे को बसाया था, वहाँ अनेक किले बनवाए। ये यशस्वी कवि एवं लेखक था। विग्रह चतुर ने कौन से? बिशलदेव या बिशलपुर कस्बे है जो वर्तमान में वहाँ पे एक बांध बनाया गया है, जो बिशलपुर बांध के अंदर नाम से जाना जाता है। और वर्तमान में एक कस्बा बिशलपुर टोंक राज्य में स्थित है। कौन से में स्थित? टोंक में। टोंक में स्थित है। टोंक में स्थित है, बसाया गया। अनेक किले बनाए और यशस्वी, यश प्लस अभी एक इम्पोर्टेंट आंसर है यशस्वी कवि, सभी तरह से निपुण, विद्या, साहित्य, जोक आदि में प्रसिद्ध था। वो एक कवि भी था। अब विग्रह चतुर की विद्वता की प्रशंसा करते हुए कोलन ने लिखा है कि वह उन हिंदू शासकों में से था जो एक कालिदास और बहुभूति से होड़ कर सकता था। एक इम्पोर्टेंट बनता है कि कोलन ने क्या टिप्पणी की है, वो भी विशलदेव पर। तो उसने उसके साहित्य या उसके कवि लेखक का अनुमान लगाते हुए कोलन ने कहा है कि वह उन हिंदू शासकों में से एक था जो कि कालिदास और बहुभूति से होड़ कर सकता है। क्या इतना बड़ा साहित्यकार या हुआ है, या उस प्रकार की साहित्यकार जिस समय कालिदास था, जो कालिदास भी वर्तमान में भी एक बहुत बड़ा साहित्यकार माना जाता है और बहुभूति को माना जाता है, उससे उसकी होड़ की है, उसकी बराबरी की है कोलन ने विशलदेव की। उसके समकालीन उसी कवि बांधव पुकारते थे। उसने संस्कृत में एक नाटक लिखा है, हरिकेली। नाटक के अनुसार कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा की दीवारों पर भी अंकित। अपने संरक्षण विग्रहराज चतुर के सम्मान में सोमदेव ने ललित विग्रहराज की रचना की है। ये पूरा एक टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है कोलन का, इसे आप नज़रअंदाज ना करें, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। और वीडियो लाइक, कमेंट और शेयर करते हैं, क्योंकि आप वीडियो लाइक और कमेंट करोगे तभी तो हमें भी कुछ मिलेगा और हमें भी आपसे कुछ आशा और कुछ नहीं चाहिए। आप लाइक, वीडियो को लाइक, कमेंट और करें। कोलन साहब क्या ना, उन्होंने कालिदास और बहुभूति से उसकी होड़ या समानता बताई है विशलदेव की, और उसके समकालीन उसके समय में वो एक खुद ही महत्वपूर्ण कवि था। जिस प्रकार से कालिदास बहुभूति की शासनकाल में उनके बराबर कोई नहीं था, उसी समय विशलदेव के समान समकालीन समय के अनुसार उसके बराबर कोई नहीं था उस समय विशलदेव के शासन में। उसने संस्कृत में एक नाटक लिखा केरली, जिसके अंश के कहाँ पे 2.5 दिन के झोपड़े, या यहाँ पे ये भी आ सकता है कि संस्कृत विद्यालय की दीवार पे किस नाटक के विशलदेव की संबंधित कौन सा नाटक है, तो हेर के लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना। 2.5 दिन का झोपड़ा भी आ सकता है, संस्कृत विद्यालय भी आ सकता है। वाह। और उसी के संरक्षण है, क्या उसी के शासनकाल या उसी के अनुभव में रहते हुए विग्रहराज चतुर के समान ही सोमदेव ने ललित विग्रहराज की रचना कर दी है। उसके नाम से या उसके जीवन काल से संबंधित एक ललित रचना की गई और उसने किसने की है? वह किया सोमदेव ने। इस प्रकार से कुछ और भी शासक हुए हैं, जिनके शासक में जैसे अपरागंगे 1163, पृथ्वीराज द्वितीय जो 1163 1169, सोमेश्वर जो 1169 से 1177 इसमें चौहान राज्य के शासक बने। इनके काल में जिस प्रकार से विशलदेव ने शासनकाल किया है उसी प्रकार उन्होंने छोड़ दिया और इनके काल में पतन होने लगा था। कहने का मतलब राज्य की हानि हो रही थी। इसके बारे में डिटेल्स से इतिहास के बारे में कुछ बताया नहीं गया है, इनके नाम बताए गए हैं, यह केवल अनुमान लगाए गए इनके बाद ये शासनकाल क्या होगा, क्योंकि इनका इम्पोर्टेंट इसके बारे में इतिहास में जानकारी अधिक नहीं मिलती है, क्योंकि इम्पोर्टेंट भी नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने कोई युद्ध या ज़्यादा नहीं लड़ा है। उन्हें अपने ही सामंतों आदि से युद्ध किए हैं और उन्हीं से अपनी राज्य की सीमाओं के बारे में पढ़ते रहे हैं, उनके बारे में बताया गया। जिस प्रकार अपरागंगे ने अपने क्षेत्र में केवल
शासनकाल किया है, क्या विलासिता प्राप्त की है, उन्होंने अपने शासनकाल में ध्यान नहीं दिया। और पृथ्वीराज के तृतीय के बारे में तो ये कहा जाता है कि उन्होंने कुछ समय के लिए ही शासन किया है, जिस प्रकार सोमेश्वर किया कुछ समय के लिए किया है। यहाँ पे बताया गया है अभी 1163 के अंदर तो उन्होंने गद्दी पे बैठी और 1169 के अंदर शासनकाल भूल चुका है। 1163 में बताया गया है पृथ्वीराज ये 7 साल काल में पृथ्वीराज ने केवल विलासिता प्राप्त की और आपसी व्यवसाय परिवार में ही लड़ते रहे हैं। और सोमेश्वर भी 1169 8 साल शासन किया और इसने अपने शासनकाल में केवल समय व्यतीत किया है। उन्होंने कोई विकास नहीं किया। जिस प्रकार विशल देव को स्वर्णिम काल माना जाता है, विशल देव ने बहुत बड़ी मंदिरों, दीन विकास क्षेत्र, संस्कृत विद्यालय की स्थापना की है, विशलपुर नगर की स्थापना की है आदि के बारे में। इसमें आपको क्वेश्चन बनते हैं अलग अलग तरीके के, विशल देव की विशेषता के बारे में, विशल देव के युद्ध क्षेत्र के बारे में, उसकी युद्ध रणनीति के बारे में, या चौहान शासन में विशल देव का क्या उन्नति है, क्या विकास क्षेत्र में क्या योगदान रहा है, या विग्रह चुत्र या विशल देव का चौहान शासनों में योगदान के बारे में बताइए आदि के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अलग अलग वीडियो लाइक कमेंट और शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में फोकस करें पृथ्वीराज तृतीय, जिसको चौहान वंश का शासक क्या योगदान करता है या क्षेत्र में बढ़ोतरी या पतन के कारण भी माना जा सकता है पृथ्वीराज तृतीय को। पृथ्वीराज के बारे में आपको पहले से बताता हूँ। पृथ्वीराज की जन्म होने के समय उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। पूरा जन्म होने तक उन्होंने कपूरी देवी ने उनके शासन व्यवस्था, शिक्षा, दीक्षा आदि की है पृथ्वीराज तृतीय की। और उन्होंने एक बहुत ही बड़ा पृथ्वीराज के बारे में बहुत अलग अलग तरीके के उपाधि दी गई है। दंग पुंगल, राय फितौरा तथा उनके शासनकाल में इम्पोर्टेंट चीज़ भी रहा उनके लिए वो जो बहुत ही बड़ी चीज़ है वह उन्होंने मोहम्मद गजनी और मोहम्मद घोरी से युद्ध लड़ा था। और उन्होंने उनकी क्षेत्रीय चंद्र बताई के अनुसार उन्होंने 21 युद्ध लड़े हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ें में 2 युद्ध ही निर्णायक रहा है। एक तो 1191 और 1192 में, क्या पृथ्वीराज त्रैनी प्रथम युद्ध, त्रैनी द्वितीय युद्ध। त्रैनी प्रथम युद्ध के अंदर तो प्रथम युद्ध में तो पृथ्वीराज की विजय हुई है और त्रैनी द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई है, जिसका कारण भी पृथ्वीराज तृतीय से हमको माना जाता है। ये अलग अलग कवियों की अलग अलग तरह से है और इनके युद्ध के कारण क्या है यह सब मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। और सबसे पहले पृथ्वीराज तृतीय ने 18 वर्ष तक 18 वर्ष की आयु तक शासनकाल संभाला है। फिर उससे पहले उसकी माँ ने ही शासनकाल को सभी को संभाला है। उसकी माँ का नाम है कपूरी देवी था। उनकी देखरेख में उन्होंने शासन किया है। पृथ्वीराज और मोहम्मद घोरी के युद्ध के कारण मुख्य था कि दोनों ही शासकों में शासन की साम्राज्य की सीमा बढ़ाना चाहते थे। दोनों ही लालसा प्रवृत्ति थे कि अपने साम्राज्य का विकास और अपना साम्राज्य बढ़े और दोनों ही अपने अपने साम्राज्य की उन्नति चाहते थे। दोनों यही कारण था। और एक कारण ये भी था कि पृथ्वीराज तृतीय युद्ध का कि जयचंद की पुत्री थी संयोगता को स्वयंवर से उठाकर पृथ्वीराज तृतीय ने ले आया था, वो उसकी मर्जी के खिलाफ। इसी कारण वे दोनों ही शत्रु थे और जयचंद ने पृथ्वीराज मोहम्मद घोरी से मित्रता कर ली थी। यही कारण था कि दोनों में युद्ध हुआ। मुख्य इम्पोर्टेंट कारण तो यही माना जाता है। ये एक अलग तरीके से बात है कि राजनीतिक तरीका अलग है और मोहम्मद अलग तरीका है, ये बात लगा। लेकिन राजनीतिक तरीका तो यही राजनीतिक तरीके से तो है कि दोनों ही लालची थे, यानी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। इसी कारण दोनों में युद्ध हुआ। और अन्य कारण के हिसाब से ये संयोगता वाला मैटर अच्छा रह सकता है, जैसे किसी को बताया अभी वर्तमान में ऐसे चलता है। और वही प्रेम बहुत कहानियों के बारे चक्कर है। मैं आपको डिटेल में पढ़ाने जा रहा हूँ पृथ्वीराज तृतीय। इनका शासनकाल 1177 स्टार्ट हुआ और 1192 में समाप्त होता है। पृथ्वीराज तृतीय की अभी नॉर्मल जानकारी इसके बारे में फिर बाद में बताता हूँ। पृथ्वीराज तृतीय 1177 ईस्वी में 11 वर्ष की अल्प अवस्था में गद्दी पर बैठ गया था। क्योंकि गद्दी पर तो बैठ गया था, लेकिन उसका शासन सूत्र या उसकी देखरेख में उसकी माँ के में हुआ है। शासन सूत्र उसकी माँ कपूरी देवी के हाथ में था। उसका सेनाध्यक्ष भुवनमल था। ये क्वेश्चन भी बनता है कि सेनाध्यक्ष भुवनमल्ल था, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है इसकी भी। और 1180 में पृथ्वीराज तृतीय ने शासन की बागडोर अपने
हाथ में संभाली। 1180 में पृथ्वीराज तृतीय ने अपने शासन का डोर संभाल लिया। 1177 11 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा था और कपूर देवी ने इसकी सत्ता संभाली, शासन किए। बागडोर अपने हाथों में संभाली। उसने अपने राज्य को सुदृढ़ करने एवं उसका विस्तार करने के लिए विजय नीति का अनुसरण हुआ है। इसकी नीति को अपनाने के पीछे कई कारण थे। अब विजय नीति का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है कि पृथ्वीराज तृतीय कौन सी नीति रही है। वो नीति है विजय नीति। विजय नीति का अनुसरण और उस नीति का प्रमुख कारण क्या है? ये 3 कारण है। पहला तो अपने सगे संबंधियों से छुटकारा पाना चाहता है। कहने का मतलब पृथ्वीराज तृतीय ने एक बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी गलती माना जाता है। उन्होंने अपने सगे संबंधियों से भी छुटकारा पाने किया, उन्हीं से उन्होंने युद्ध किया और आपसी क्षेत्र और उसने दिग्विजय की भावना थी और वैसे विदेशी शत्रुओं को नष्ट करना चाहता। एक तृतीय से विदेशी शत्रुओं को नष्ट करना चाहता है। वो विदेशी शत्रु है मोहम्मद गौरी आदि को है अपने देश या अपने क्षेत्र से बाहर निकालना चाहता है, तो इम्पोर्टेंट। लेकिन उन्होंने दिग्विजय की नीति के अंदर उन्होंने अपने पड़ोसी राज्यों से भी शत्रुता मोल ले ली थी और अपने पड़ोसी राज्यों को अपने राज्य में शामिल करने लगा, जिसके कारण पृथ्वीराज की 1192 में तृतीय युद्ध हुआ था। वो मोहम्मद गौरी को बंदी बनाया गया और उसकी सहायता में कोई साम्राज्य कोई राज्य नहीं आया। ये इंपॉर्टेंट है। उन्होंने अपने दूसरा कि उन्हें अपने सगे संबंधियों से भी दुश्मन ले ली, जो अपने आप में ही है खराब। वो दिग्विजय की नीति का अनुसरण करते हुए उन्हें अपने आपसी साम्राज्य अपने छोटे छोटे राज्यों को भी उसने अपने साम्राज्य में इस्तेमाल कर लिया। इसी कारण कोई दूसरा राज्य उसकी सहायता नहीं कर सका, क्योंकि वो सोचते थे कि ये विजय इसको छुटाएंगे, इसकी बाहर निकालने पर वह फिर से युद्ध नीति का अनुसरण करेगा और अपने साम्राज्य को मिला लेगा। ये उनके अंदर डर हो गया था। और पृथ्वीराज ने अपनी साम्राज्य का विस्तार करने के लिए सर्वप्रथम 2 महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। पहला था नागार्जुन का अंत और दूसरा था भंडार सतलज प्रांत से आने वाली जाति रेवाड़ी, भिवानी व मालवारी कुछ भागों शासक का दमन कर इसी ने इन उपलब्धियों आरंभ विजय कहा गया। कहने वाले दिग्विजय के अनुसार उन्होंने छोटी छोटी जातियों को भी नहीं छोड़ा है। इसकी एक बड़ी भूल मानी जाती है राजस्थान के इतिहास के अंदर की अपने पड़ोसी राज्य, इसलिए लेकिन कहावत भी कि अपने अगर जीना है तो अपने पड़ोसियों को संभाल के जाओ। कहने का मतलब अगर अपने पड़ोसियों से हम लड़ाई मोल ले लेंगे तो दूसरे से कहाँ टिकेंगे। कहने का मतलब अपना दूसरे बाहर से कोई आएगा तो वो अपना सहयोग नहीं करेगा पड़ोसी। हम पड़ोसी मिलजुल के रहेंगे तो कोई बाहर से आए तो कोई बोल सकता है कि हम सब नहीं बोल सकते। लेकिन ये एक कारण रहा कि पृथ्वीराज तृतीय को हानि उठानी पड़ी है। पृथ्वीराज तृतीय ने अपने आसपास के शासकों को पराजित करने के लिए दिग्विजय की योजना बनाई। इस योजना के पहले चरण में मोहाब विजय प्राप्त की। पृथ्वीराज ने मोहाब के चंदेल शासक परमर्दन परमाल को रात्रि युद्ध में हराया। इस युद्ध में परमर्दन हल के लोग प्रसिद्ध 2 सेना नायक अल्लाह और उब्दल वीरगति को प्राप्त हुए। विजय उपरांत मोहबा के प्रबंधन के लिए पृथ्वीराज तृतीय ने अपने सामंत पुंजन राय को नियुक्त किया है। दिग्विजय योजना के दूसरे चरण में चौहानों और चालुक्यों में आपसी वैमनस्य के कारण अनेक युद्ध हुए, किंतु दोनों में कोई एक दूसरे पर निर्णायक विजय प्राप्त नहीं कर सका और पृथ्वीराज तृतीय समकालीन चालुक्य सोलंकी शासक भीमदेव था। एक इम्पोर्टेंट है कि एक शब्द एक और आया वैमनस्य। वैमनस्य आपसी विद्वेष, क्या ना आपसी शुरुआत जैसे अपने पिता की होती है, फिर उसके पिता के बाद उसके पुत्र में चले जाते हैं और उसके पुत्र में भी वैमनस्य, क्या मतलब वो लड़ाई एक जन्म जाती है वंशज हो जाती है जो वैमनस्य पैदा होता है। क्या नहीं शुरुआत से ही एक परंपरा चलती आ रही है, हम इससे युद्ध करते हैं। क्या ना चालुक्य से युद्ध करते आए हैं चौहान समय से, लेकिन इनका समकालीन क्या उनके सामने योद्धा था वह भीमराव द्वितीय था। लेकिन कई बार युद्ध हुए लेकिन कोई निर्णायक जीत या हार का पता नहीं चला। यह एक इम्पोर्टेंट है कि मनुष्य पैदा किसने हुआ निर्णय एक सोलंकी के द्वारा और उसके सामने कौन था समकालीन कौन है भीमराव द्वितीय जो कि पृथ्वीराज के सामने था। और दिग्विजय योजना के तीसरा चरण में कनौज के गढ़वाल राठौड़ शासक जयचंद को हराया और पृथ्वीराज तृतीय का मुख्य प्रतिद्वंदी जयचंदी था, जिसकी पुत्री संयोगता ने पिता की इच्छा के विरुद्ध स्वयंवर सभा के चरण उसका वर्ण किया और पृथ्वीराज ने उसे हरण किया है। और पृथ्वीराज तृतीय का मुख्य प्रतिद्वंदी जयचंद को माना जाता है। जयचंद को प्रतिद्वंदी मानने का मतलब है कि आपसी मनुष्य कहना मतलब उसकी संयुक्ता। पृथ्वीराज जयचंद ने एक स्वयंवर रचा जिसके अंदर उसकी पुत्री का स्वयंवर रखा गया। उसमें पृथ्वीराज तृतीय को नापसंद करता था, लेकिन पृथ्वीराज जयचंद की पुत्री संयोगता ने उनके पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर इस स्वयंवर में पृथ्वीराज तृतीय को वर्णमाला पहनाकर उसे अपना पति मान लिया था और इसी कारण पृथ्वीराज तृतीय ने उसका हरण करके ले आया था। इसके बाद दोनों में शत्रुता बढ़ गई और उसी कारण जयचंद ने मोहम्मद गौरी से जाके हाथ मिला लिया। और मोहम्मद गौरी से हाथ मिलाने के बाद है गजनी का मोहम्मद गौरी के भारत में तुर्क सल्तनत स्थापित करना चाहता था, जिसके लिए वह अजमेर व दिल्ली पर अधिकार करना चाहता था। पृथ्वीराज राजवंश में ज्ञात होता है कि तुर्कों व
चौहानों के बीच 21 बार युद्ध हुए, जिसमें सदैव चौहानों की विजय हुई है। पृथ्वीराज तृतीय की सबसे महान विजय 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी के विरुद्ध हुई है। इस युद्ध के मूल में ताबरिंद बठिंडा था, जिस पर हिंदू मोहम्मद गौरी ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। तराइन के प्रथम युद्ध में गौरी घायल होकर भाग गया था। फिर उसके वर्णन के बाद 1191 ईस्वी में तराइन का युद्ध हुआ है, वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में। 11 तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज की विजय हुई है, लेकिन इसमें पृथ्वीराज की मुख्य इंपॉर्टेंट भूल हुई है। उसने गौरी की सेना के भागते हुए का पीछा नहीं किया और उसका इसी कारण 1192 में उसकी पराजय का हार का कारण माना जाता है। और 1191 तराइन का युद्ध ताबर हिंद बठिंडा के पास हुआ है और इस पर मोहम्मद गौरी ने कब्जा कर लिया। इसी कारण पृथ्वीराज तृतीय ने कब्जा किया था, युद्ध हुआ था। युद्ध के अंदर आपको भी पता है, हमें भी पता है कि युद्ध में क्या होता है। आपसी सेना में लड़ाई होती है इसकी, और आप में आपका युद्ध हो, आपकी सेना भी मरेगी और मेरी सेना भी मरेगी, अलग अलग बात है। इसी प्रकार तराइन के प्रथम युद्ध में भी मोहम्मद गौरी की और पृथ्वीराज तृतीय दोनों की सेना के सदस्य मरते हैं, लेकिन अधिकतर नुकसान मोहम्मद गौरी को ही होता है, ये बताया गया है। जब मोहम्मद गौरी ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया था तराइन के प्रथम युद्ध में, मोहम्मद गौरी घायल हो जाना था, बचाकर भागा। पृथ्वीराज तृतीय ने उसका पीछा नहीं किया था, तो उसकी निर्णायक एवं आत्मघाती भूल साबित होती है। एक इम्पोर्टेंट निर्णायक और आत्मघाती भूल। आत्मघाती का मतलब होता है अपने ही हाथों से अपना घात यानी अपना नुकसान करना। आत्म प्लस घाती, घात अपना ही नुकसान करना होता है, ये बात अलग हो जाती है। इस प्रकार इन शब्दों का ध्यान रख के आपको बताया जाता है। और 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की मोहम्मद गौरी से हार हुई और पृथ्वीराज तृतीय मारा गया। एक इम्पोर्टेंट इन क्रेजिंग क्वेश्चन, हार तो हो जाती है, लेकिन हार होने के बाद मोहम्मद गौरी ने यह भूल नहीं करता है कि वो पृथ्वीराज तृतीय को छोड़ दे। जिस प्रकार से पृथ्वीराज तृतीय ने तराइन के प्रथम युद्ध में भूल किए, लेकिन मोहम्मद गौरी ने यह भूल नहीं की। उन्होंने पृथ्वीराज तृतीय को बंदी बनाकर ले गए अपने साथ ही युद्ध में। और पृथ्वीराज तृतीय मृत्यु के साथ ही शाकंभरी चौहान साम्राज्य का अंत हो गया और पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र गोविंद राज को अपने चाचा हरिराज को उपद्रव से कारण रणथंभौर जाना पड़ा और जहाँ उसके रणथंभौर चौहान वंश की स्थापना की। अब इन लाइनों से भी आपको ज्ञात हो रहा हो कि उन्होंने दिग्विजय के कारण जो भूल की थी पृथ्वीराज तृतीय ने, उसके बारे में बताया गया है कि उसके खुद के चाचा ने भी उसके पुत्र गोविंद राज को उस अपने राज्य में रहने नहीं दिया, उसे परेशान करने लगा कि नवल उससे युद्ध होने लगे और उसे मारने की धमकी दी जाने लगी। इसी कारण वो परेशान होकर कहाँ चला गया है, रणथंभौर जाना पड़ा है। ये पृथ्वीराज तृतीय की बड़ी भूल थी कि उन्होंने दिग्विजय के अंदर अपने पड़ोसी राज्यों और अपने परिवार से भी युद्ध कर लिया था। इसी कारण पृथ्वीराज तृतीय को बड़ा दूरदर्शिता की सती मानी जाती है ना। पृथ्वीराज तृतीय को दूरदर्शिता ज्ञान नहीं था, क्योंकि अगर दूरदर्शिता ज्ञान होता तो उन्हें अपने पड़ोसी राज्य और अपने सगे संबंधियों से दिग्विजय की नीति में अनुसरण नहीं करता, उन्हें मिलाता नहीं, उन्हें अपने हंसते रहने देता, जिसके कारण उनको आने वाले समय में या तराइन के द्वितीय युद्ध में उन्हें सहायता मिल सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसी कारण उन्हें सत्य या नुकसान उठाना पड़ा और इसका हर्जाना उनके पुत्र गोविंद राज को भी करना पड़ रहा था। पृथ्वीराज तृतीय के जीवन का वर्णन उसके सामंत राजकवि चंद्रबदाई की रचना पृथ्वीराज राष्ट्रयान हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य था। जैनक द्वारा रचित संस्कृत काव्य कृति पृथ्वीराज विजय से मिलती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन भी बनता है और मोस्ट इम्पोर्टेंट चंद्रबदाई एंड पृथ्वीराज के शासनकाल में पृथ्वीराज का राजकवि कौन था, चंद्रबदाई था और उसकी रचना कौन, पृथ्वीराज रासो हिंदी महाकाव्य का प्रथम रचना, हिंदी साहित्य के प्रथम महाकाव्य रचना हिंदी साहित्य की। और जैनक द्वारा रचित है पृथ्वीराज विजय, जिसकी इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है इनसे दोनों में। पृथ्वीराज का साहित्यिक महत्व भले ही बहुत अधिक हो, लेकिन ऐतिहासिक महत्व संगीत है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गजनी ले जाया गया और जहाँ उसने शब्दवेदी बाण चलाकर मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी और स्वयं भी आत्महत्या कर ली। पृथ्वीराज रासो के अनुसार ही नाट्यम ब्रह्मा नामक नर्तक ने निपुण एक घोड़ी अश्व को पृथ्वीराज के अश्वपति के मोहम्मद गौरी ने मिली भगत पर
उत्तरायण के द्वितीय युद्ध में दौरान पृथ्वीराज को दिया गया, जिसके कारण युद्ध में राजपूतों की हार हो गई। ये अलग अलग कहानियाँ या अलग अलग कवियों की अलग अलग रचनाएं है कि ऐसा ऐसा हुआ हो गया। पृथ्वीराज रासों से एक जानकारी मिलती है कि मोहम्मद गौरी ने एक घोड़ा दिया था और उसके राज्यपाल या सेनापति ने वो घोड़ा पृथ्वीराज तृतीय को दे दिया था, और जिससे वो युद्ध पर बैठकर लड़ रहा था। इसी कारण उसकी हार हुई है। ये एक कारण ये भी माना जाता है। ये लेकिन अलग अलग रचना है, इसके बारे में अलग कोई महत्वपूर्ण जानकारी या लिखित में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। ये कवियों की अपनी अपनी भाषा है। उस घोड़े का नाम नाट्यरंभा रखा गया था आदि बताए गए हैं, जिसके कारण राजपूतों की हार हो गई। पृथ्वीराज विजय के अनुसार पृथ्वीराज तृतीय ने जीवन पर्यंत युद्ध के वातावरण में रहते हुए चौहान राज्य की प्रतिभा को साहित्य और सांस्कृतिक क्षेत्र में उज्ज्वल कर दिया। और पृथ्वीराज के शासनकाल के प्रमुख लेखक थे चंद्रबदाय, वागीश्वरी, विद्यापति, गौड़, पृथ्वीभट्ट आदि। और पृथ्वीराज को रायपिथौरा भी कहा जाता है। कहने वाले उपाधि दिया दंगपोंगल की उपाधि प्राप्त हुई पृथ्वीराज तृतीय को। वे लड़ने में खुद को एक बादशाह घोषित कर दिया था आदि अलग अलग तरीके से बताया गया है, और इसी के अंदर आपको बताया गया है। इस प्रकार से टॉपिक समाप्त होता हुआ। थैंक यू। आज की वीडियो समाप्त होती हुई। वीडियो लाइक, कमेंट और शेयर करें, गलती और क्षमा करें।